नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सनलाइन टॉक्स, एक पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जो भीड़ से अलग चलना जानते हैं। आज हमारे साथ एक युवा समाज सेवी, इंजीनियर और रिसेंटली राजनीति में आए स्वर्णवीर सिंह जराल। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई बदलाव का इरादा है या सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश। चलिए करते हैं सीधी बातचीत। मैं हूं आपका होस्ट रूही सिंह। रूही जी, सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको मेरी तरफ से जयदेव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सबसे इम्पॉर्टेंट फिर से आपका थैंक यू कि आपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका दिया। आज आप सनलाइन स्टूडियोज में आए हैं और मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, और आपके सफ़र को जानेंगे, आपकी जर्नी को जानेंगे। समाज सेवा की अगर बात की जाए तो समाज सेवा कैसे आपके अंदर आई? घर पर कोई ऐसा शख्स था जिसने आपको मोटिवेट किया? देखो, समाज सेवा एक इनबिल्ट नेचर होता है, ये सीखा भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे अगर जिसके अंदर ये इनबिल्ट नेचर है वो समाज को या समाज में जो कुछ फीलिंग्स हैं उनको इजीली समझ सकता है, और समाज में कुछ अगर तब्दीलियां लानी है एक गुड अच्छे हिसाब से, तो उस टाइप का नेचर मुझे लगता है कि पहले से मेरे अंदर था। तो इसी वजह से छोटी छोटी चीज़ें ऐसी लाइफ में काफ़ी आती रही जिससे हमें बैकअप के साथ साथ बूस्टअप होते रहे, और फाइनली एक लंबी जर्नी के बाद हम पॉलिटिक्स में आ गए। 7-8 साल की लंबी एक सोशल लाइफ एक स्पेंड करने के बाद अब फाइनली पॉलिटिक्स में एक कदम रखा है। लेट्स सी, अब सबकी ब्लेसिंग सजेशंस सबके साथ रहेंगे तो हम अच्छा उसमें कुछ कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। अच्छा, वॉलंटियर से अब कैंडिडेट बनना, इसके बारे में अगर आप बताएं। देखो, मैं आपको पहले से मैंने जैसे कहा कि एक इनबिल्ट नेचर होता है। मैं अपने स्कूल टाइम से ही, जैसे मैं अप टू स्कूल पहले एनसीसी में रहा, फिर कॉलेज टाइम में एनएसएस में रहा, फिर उसके बाद वहाँ एक कॉलेज के अंदर ही हमें एक मौका मिला कि विद इन इंस्टीट्यूशन अपना एक हम एनजीओ बना सकते हैं, वहाँ बनाया। क्योंकि जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है वहाँ 40,000 बच्चा वहाँ होता था विद इन द कैंपस। तो वहाँ एक लोगों से मिलना, अपने आप को थोड़ा सा और ग्रूम करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ा मतलब हमें पहले से ही बैकअप मिल रहा था। उसके बाद एमटेक, फिर पीएचडी, फिर उसके बाद, लेकिन बार बार ऐसा लगता था बचपन से हमें कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से हम डायरेक्ट लोगों की मदद करें। तो मुझे लगता था मतलब एक स्टूडेंट के लिए क्या ही ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो एक एनजीओ ही एक माध्यम हो सकता है। तो जब आफ्टर हमने स्टडीज़ ख़त्म की, एक एनजीओ हमने बनाई कि हमें पता लग गया कि एनजीओ के माध्यम से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मतलब सबको पता लगी जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि एनजीओ भी एक हद तक ही काम कर सकती है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा लग जाता है, दिल में पता लग जाता है कि अगर सच में हमने इसी फील्ड में कुछ अच्छा करना है, कुछ मदद करनी है लोगों की, कुछ अच्छे काम करने, तो पॉलिटिक्स एक एडवांस वर्जन है सोशल सर्विस का। तो मुझे तो उसी वजह से ही छोटी छोटी चीज़ें जो पीछे रही पास्ट में, तो उन्हें मजबूर कर दिया, बूस्ट कर दिया कि हम पॉलिटिक्स में आएँ। अच्छा, जब आप एनजीओ आपने शुरू की कॉलेज टाइम से, आई एम श्योर कॉलेज टाइम से भी पहले आप स्कूल टाइम में भी लोगों की हेल्प करते होंगे। कोविड टाइम में भी आपने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, एनसीसी, एनएसएस, इसके बारे में बताएं। देखो, कॉलेज टाइम में तो एनएसएस में थे, उससे पहले स्कूल टाइम तक एनसीसी में थे, और जब कोविड का टाइम आया उन दिनों में हमने अपनी एनजीओ जस्ट स्टार्ट ही की थी। मैक्सिमम लोग हम देख रहे थे उस टाइम की राशन वगैरह बांट रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह बांट रहे थे। तो हमें पता लग गया कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम सबको ये फ्रूट या राशन बांटे। हमें लगा कुछ ऐसी चीज़ की जाए जिससे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट हो जाए। और जिन इलाकों से मैं आता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा से मैं आता हूँ, हिली बेल्ट है, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करो, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, और यहाँ के काफ़ी लोग लेबर का काम करते हैं जम्मू में, वो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की बात करो, आरएसपुरा वाली साइड करो। तो हमने देखा था कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग यहाँ फंस गए थे क्योंकि एकदम से गाड़ियाँ बंद हो गई थी। उस टाइम हमने सोचा है एज एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऐसा कुछ करें कि इन लोगों को अगर इनके घर पहुंचाया जाए तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो हमें लगा कि हमें हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब पार्ट था कि हमने उन लोगों को हम कामयाब हो गए विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने उन लोगों को उनके घर में छोड़ा, तो एक बूस्ट मिल गया कि हाँ, एनजीओ से कुछ हद तक काम किया जा सकता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते रहे, हमें बैकअप मिलता रहा एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लोगों का भी, लेकिन लगा कि नहीं, एनजीओ तो एक लिमिट तक ये काम कर सकती है। उसके बाद हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और वो सिर्फ राजनीति है। और राजनीति में भी फिर ऐसा होता है कि आपने किन लोगों का मार्गदर्शन लेना है, कैसे चलना है, कैसी गाइडेंस लेनी है, वो एक बात की बात है। लेकिन हाँ, एनजीओ में हमने काफ़ी कुछ सीखा, और उन्हीं चीज़ों को सीख के हम आज पॉलिटिक्स में कदम रखे हैं। अच्छा, 2024 की तरफ चलते हैं। पिछले साल आपने एक बार एमपी की इलेक्शन लड़ी, एक बार एमएलए की इलेक्शन लड़ी, और दोनों बार एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अकेले ही आपने रास्ता चुना? मतलब यहाँ कोई ऐसा लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस है जी, मैं एमपी एमएलए मतलब कर ही जाऊँगा?
देखो पॉलिटिक्स में तो और कॉन्फिडेंस नहीं चलता, यहाँ मोस्टली हार्ड वर्क चलता है। हार्ड वर्क के साथ साथ यहाँ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ लोगों के सजेशंस को भी प्रायोरिटी लेनी पड़ती है, गाइडेंस चाहिए होती है। हमने अगर वो इलेक्शन लड़ा, वो सिर्फ एक डर दूर करने के इलेक्शन लड़ा, जो यूथ के बीच में डर है कि पॉलिटिक्स में हमेशा अमीर लोग ही यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं, या ऐसे लोग जो समाज में मतलब थोड़े से जिनका ज़्यादा दबदबा है, वो चाहे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो एक वो एक मैसेज था सोसाइटी के लिए कि हाँ, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसको भी डेडिकेशन है टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर, मतलब उस टाइप का एक मैसेज था। और यकीन माने आप, जब हमने एमपी लेवल का इतना बड़ा जब इलेक्शन लड़ा, जो लोग हमें उस इलेक्शन पहले नहीं जानते थे, वो लोग तो जाने लग गए, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग जाने लग गए। और उसी वजह से आज ये हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी हम कोई काम लेके जाते हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, डिवीजन लेवल की बात करो, स्टेट लेवल बात करो, सेक्रेटरीट में हमारे चाहे IAS IPS ऑफिसर्स हों, वो एक प्रेफरेंस देते हैं हमारे मतलब कामों को कि हाँ, ये लोग इलेक्शन लड़के आए हैं, तो थोड़े से इनको सुने जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखो, बिफोर इलेक्शंस क्या था, हम क्या काउंट होते थे, जस्ट सोशल एक्टिविस्ट या NGO चलाने वाले लोग हैं, तो हमारी चीज़ों को सुना जाता था, बट एक लिमिट तक ही सुना जाता था। जब आपकी एक लाइन फिक्स हो गई, जैसे मैंने जब इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मतलब एक मैसेज क्लियर हो गया लोगों को कि ये पॉलिटिकल लाइन में ही इंटरेस्टेड हैं ये लोग, तो उसके बाद हमारी बातों को तवज्जो मिलने लग गई। और अब ये बात है कि इलेक्शन लड़ने के बाद एक मैसेज तो गया सोसाइटी में कि अच्छे लोगों को यहाँ आना चाहिए, बाकी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि हमारी बातों को थोड़ा सीरियस लिया भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस एंगल से मैं इलेक्शन लड़ा था। पॉलिटिकल जर्नी तो बेसिकली अब स्टार्ट हुई है हमारी। अच्छा, पॉलिटिकल जर्नी आपकी अब स्टार्ट हुई, जैसे आपने कहा, तो 2 बार चुनाव लड़ा आपने, दोनों बार आप हार गए, और फिर आपने अभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये क्या मतलब, ये कोई वैचारिक फैसला है या कोई सोची समझी कोई रणनीति का हिस्सा है? देखो, इलेक्शन में मैंने काफ़ी बार ये बात बोली है कि इलेक्शन या तो जीता जाता है, या तो इलेक्शन से कुछ सीखा जाता है। और हमने ड्यूरिंग इलेक्शंस सीखा कि कैसे किन किन कमियों को अगर दूर करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने छोटी उम्र में ही सीख ली हैं। अब हमें इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलना है। जो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ बैठना है, उनकी सजेशन लेनी है, उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करना है, अपनी यंग एनर्जी को साथ मिला के चलेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। और जैसे आपने बात की कि आपने पार्टी चूज़ की, हाँ, काफ़ी कुछ सोच समझ के पार्टी को चूज़ किया गया है। आप देखें कि जिस तरह का मेरा नेचर है, मैं डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, और जिन इलाकों से हम बिलोंग करते हैं, हमारे इलाकों में डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। इवन कि मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हमने देखा है कि वैसी डेवलपमेंट या वैसी पॉलिटिकली इतनी माइंडसेट नहीं है लोगों का, जैसे कि अगर आप कश्मीर डिवीज़न में देखेंगे, वहाँ पॉलिटिकली बहुत एडवांस लोग हैं और पहले से ही एडवांस रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ तरक्की हुई है। और कांग्रेस को चूज़ करने के बाद मेरा यही एक वो था, क्योंकि जब मैं पूरा स्टडी करता हूँ, जब मैंने की है स्टडी, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इंडिया में जिसने आज़ादी से लेके अब तक ऐसा प्रूफ करके दिखाया है कि हम सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कुछ किया भी है। आप सोचो, आज बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, देश ही कांग्रेस ने बनाया। छोटे छोटे राजा छोटे छोटे टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे होते थे। कांग्रेस के आने के बाद कांग्रेस ने इतनी छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा और एक देश बनाया। इसका मतलब है कि देश को जब बनाया जिसने, वो इतनी चीज़ें बनाई, तो कॉमन सेंस की बात है, पार्टी का बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन अब काफ़ी लोगों को, क्योंकि बीच में क्या हो गया आजकल, अब मानो या ना मानो, आजकल क्या सोसाइटी में व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ऐसा डाटा फ्लोट कर रही हैं और लोग उस पर मतलब मान भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को पहले पढ़ना चाहिए। आजकल तो हमारे पास काइंड ऑफ फ्री इंटरनेट ही है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब कम प्राइस में इंटरनेट मिल रहा है, हम तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। पहले लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ता था। तो मुझे लगता है लोगों को पढ़ना चाहिए, और कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा है देश के लिए, उसको देखना चाहिए। और ये सब कुछ देख के ही कांग्रेस में हम आए। अच्छा, एक फॉलोअप क्वेश्चन इसी के साथ मिलता जुलता है कि अगर MP MLA की आप कैंपेनिंग आपने की और फिर इलेक्शन भी लड़ा, अगर जीत जाते तो फिर भी कांग्रेस ज्वाइन करते? बिल्कुल, मैंने पहले ही बोल के रखा था कि हम उस पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी में हमारी विचारधारा या हम क्या करना चाहते हैं वैसा हो। आप देखो, एक और चीज़, जैसे मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और मैं प्राउड हिंदू हूँ। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं हिंदू रिलीजन में जन्मा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप एक प्राउड हिंदू हो, किसी भी धर्म को आपने कुछ नहीं बोलना है। हर आदमी अपने धर्म को लेकर काफ़ी सीरियस होता है। लेकिन अभी की अगर आप राजनीति देखो, बड़ी अजीब सी मतलब लोग हैं, धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, एक दूसरे के धर्म को नीचा करने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ऐसा मैंने कंटिन्यूसली नोट किया है कि यहाँ धर्म को काफ़ी प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस मतलब कि हर धर्म को प्रेफरेंस मिलती है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर धर्म के बारे में आप बात करोगे। कांग्रेस में आप देखो, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी एग्जाम्पल सेट है। यहाँ आप सोचो,
सिख लोग मुश्किल से 2-3% यहाँ लोग होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर यहाँ सिख मतलब धर्म से बिलोंग करने वाले रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मैं बात करना चाहूँगा, 2 बार यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ में होने के बावजूद भी वो देश के बड़े बड़े पदों में बैठे हैं। और साथ ही साथ तो लेकिन अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली 1-2 धर्म के बारे में ही मतलब बात चल रही है हर प्लेटफॉर्म पे। बस ये क्या है कि डिवाइड एंड रूल करके पॉलिटिक्स को किया जा रहा है, तो उस टाइप की पॉलिटिक्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते और ना ही हम लाइक करते हैं। ये सब कुछ देख के मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है और बहुत टॉप पे है। यही कुछ रीज़न है क्यों कांग्रेस पार्टी में हम गए, और बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब कांग्रेस में आओ, मजबूत करो, ताकि आने वाले टाइम में कांग्रेस को मजबूत करके देश को मजबूत किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आप खुद भी बहुत यंग हैं, है ना? अभी आपने अपनी जर्नी शुरू की है, और अक्सर मैं आपके इंटरव्यूज़ जब देखता हूँ तो उसमें आप कहते हैं कि यंग लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम बेसिकली चाहते हैं कि यंग माइंड्स को थोड़ा सा फ्रंट पे आना चाहिए और खासकर पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन बड़ों के मार्गदर्शन के साथ साथ बड़ों का एक बैकअप होना चाहिए, बड़ों की एक ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। यंगस्टर्स का मतलब ये है कि यंगस्टर्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वो चल सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं। आप देखो कि एक हवा बना के रखा सोसाइटी में कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, अच्छी फैमिली से आने वाले लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए बस रोका गया है ताकि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में लीड करें जिनको पब्लिक वेलफेयर से उतना कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसे काफ़ी एग्जांपल ऑलरेडी सेट हैं। जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया देश के लिए भी और जहाँ से बिलोंग करते हैं अपने एरियाज़ के लिए भी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो बट वही हमारा एक मिशन है कि हम जगह जगह जाके यही कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स में मतलब लोगों को बोलें कि आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी अगर आप एक अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें तो अच्छा कैरियर है, साथ में सेवा भी हो जाएगी। और आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब से हम मतलब अभी कांग्रेस में आए हैं, अभी मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ मतलब JKPYC में, और 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन के हैं, उसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट हमने विद इन 2-3 मंथ ऑलरेडी कवर कर दिए और इतने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बस यही हमारा मिशन है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए ताकि लोगों का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट कम है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। अच्छा, कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहें जिन्हें आप ग्रूम कर रहे हैं, यंगर पॉलिटिशियंस को या जो यंगर लीडर्स हैं? नहीं, एक आधा तो नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी बहुत बड़ी टीम अब इस टाइम काम कर रही है, खासकर जिन इलाकों से मैं बिलोंग करता हूँ, जिसे मैंने कहा जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा, और साथ में रामबन और किश्तवाड़ को भी हम डोडा ही बोलते हैं, क्योंकि रेस्ट वाइज डोडा बोलते हैं क्योंकि पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ ज़्यादा तवज्जो हमारी रहती है और यहाँ बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो कर ही रहे हैं, तहसील ब्लॉक वाइज पंचायत वाइज हम लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे भी ठीक लगी। आपने कहा कि धर्म के नाम पर नहीं, टैलेंट के नाम पर चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं तो साफ यही कहना चाहूँगा कि धर्म अपनी जगह है। मैंने पहले आपको बोला मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, मैं प्राउड हिंदू हूँ, लेकिन हर धर्म की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। अभी क्या हो रहा है कि अच्छी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। अच्छी चीज़ों का मतलब है कि जिनसे देश को फ़ायदा हो सकता है। देखो, जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है देश में, उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा है, उस तरफ कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है। बात यहाँ क्या हो रही है, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमारे पास, जो इस पर बात होनी चाहिए, GDP की प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहा है। वर्ल्ड लेवल पे जो रिलेशंस होने चाहिए हमारे, वैसे वो रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात कहाँ हो रही है, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम पे, तो लोगों को उलझाया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। आप एक और चीज़ देखो, मैं काफ़ी इंटरव्यू मैंने ये बात बोली है, 1947 में जो पाकिस्तान की हालत है, आज सेम डिट्टो हालत पे इंडिया खड़ा है, क्योंकि ये लीडरशिप धर्म का एक पार्ट बढ़ा रही है, डेवलपमेंट की तरफ लोगों को सोचने नहीं दे रही है। आप तो 1947 में अगर आप देखें इंडिया की हालत और अगर कब कंपेयर करो पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है, उस टाइम उसकी एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अमीर था, बहुत वो मतलब एक सेट मतलब ठीक कंट्री थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ा एरिया था, उस हिसाब से पैसा नहीं था। लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कैसे मारी, उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की वहाँ कोशिश की, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस हुई, मतलब जो माइनॉरिटीज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम रीजन में कन्वर्ट हुए वो लोग। तो उधर क्या हुआ, उन्होंने डेवलपमेंट को तवज्जो नहीं दी, और यही रीज़न था कि आज तक कभी भी पाकिस्तान में पूरी 5 साल का जो टर्नओवर होता है किसी गवर्नमेंट का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनकी तवज्जो हमेशा से कहाँ रही, धर्म के ऊपर रही, और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में वो लोग मतलब कटोरा लगे भीख मांगते रह गए।
आप सोचो, इंडिया ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इंडिया ने ध्यान हमेशा दिया डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। इसी वजह से इंडिया में आप देखो आईआईटी, एम्स, इसरो, डीआरडीओ, आप ट्रिपल एम की बात करो, इतने इंस्टीट्यूशंस खुले बड़े बड़े, चाहे एनआईटीज की बात करो, मतलब स्टेट वाइज देखो, मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बनाया है। चाहे वो कुछ मैं और नाम लेना चाहूँगा, जैसे वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत आईटी रेवोल्यूशन, ये सब वो चीज़ें आई हैं, ये उस टाइम में आई जब मतलब देश उतना मतलब नहीं था, मतलब उतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। मतलब समझ लो कि एक नया प्लॉट लेना है जहाँ चारदीवारी भी नहीं है, वहाँ प्लॉट लेके घर बनाना है, चारदीवारी बनाने कितना मुश्किल वो काम था। तो सोचो उस टाइम पे मतलब कांग्रेस ने कितना मतलब स्मार्टली काम किया, और जहाँ जीरो था वहाँ से हीरो बने। अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट को मैं ये देखता हूँ कि इनके पास सब कुछ बना बनाया ही था, क्योंकि देखो ये हम सबको पता ही है कि अगर आप खुद रेट करोगे इस चीज़ को कि एक नया घर एक नया प्लॉट लेना है, वहाँ प्लंथ लगाना है, वहाँ दीवारें लगानी है, फिर घर बनाना है, फिर इतनी चीज़ें मैनेज करनी है, वो ज़्यादा मुश्किल है। बने बनाए घर में सोफ़ा यहाँ से वहाँ करना है, वो आसान है। तो बीजेपी ने बने बनाए घर में एंट्री की थी, बस इनको क्या करना था, थोड़ा और अच्छा करना था। इन लोगों ने क्या किया, बस सोफ़े ही इधर से उधर किए, और वो भी सोफ़े इधर इधर करते करते दीवारें गिरा दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का सोच रखना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने आपको बोला, पाकिस्तान है, जैसे पैसा तो था उन लोगों के पास, नहीं, धर्म की कट्टर राजनीति करने के चक्करों में उन्होंने पाकिस्तान को डुबा दिया। वही हाल अगर अभी इंडिया का चल रहा है कि जिस तरह से अगर कट्टर राजनीति चल रही है और डेवलपमेंट की तरफ नहीं ध्यान जा रहा है, अगर ऐसा चलता रहा अगले अगर 3-4 साल में, अगर इन लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, उसमें डेवलपमेंट को तवज्जो नहीं दी, तो सेम डिट्टो हाल ये हो जाएगा कि धर्म की राजनीति में लोग उलझे रहेंगे, और डेवलपमेंट, मैंने कहा ना कि जैसे डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं, मतलब कभी भी टेन्योर कंप्लीट नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो वो ही चीज़ इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। मतलब मेरे हिसाब से तो 1947 का पाकिस्तान और मतलब जो तब था, वैसा ही सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही है इस गवर्नमेंट के अंदर। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, धर्म अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह है, दोनों को एक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। बट आपने ये भी देखा होगा कि इस बार की जो इलेक्शन हुई तो उस पर बहुत कम वोट्स मिले, चाहे पूरे इंडिया की बात की जाए कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो थी। तो यही प्रॉब्लम फेस करेंगे अगली इलेक्शन में ये सरकार, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखो, इस गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये लोग 400 पार बोलने के नारे लगा रहे थे, 240 पे अटके हैं। इसका मतलब 160 सीटों का डिफरेंस आ चुका है इनके हिसाब से भी। और जो सीटें इन लोगों ने जीती हैं वो भी कोई बड़े बड़े मार्जिन से नहीं जीती हैं। आप सोचो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ के जो मतलब जो अभी प्रेजेंट के एमपी साहब हैं, वो लास्ट टाइम 3 लाख कुछ से जीते थे, इस बार वो 1,24,000 के आसपास जीते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। नेक्स्ट टाइम आप देखना गवर्नमेंट कन्फर्म कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, और राहुल गांधी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन बात हमारी सिर्फ ये है, जो हम ज़्यादा बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अंधभक्ति का जो चश्मा था काफ़ी हद तक हट भी चुका है। 400 पार वाला अगर 240 पे लेके आए तो कंप्लीट गवर्नमेंट तो नहीं बनी, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनती है, जैसे 2014-19 में बनी बीजेपी की, वैसे तो नहीं बन पाई ना। इस बार क्या हुआ, कोलिशन में गवर्नमेंट बनी है, मतलब 2-3 पार्टीज को सपोर्ट बनाना पड़ गया है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ये जीरो को हीरो दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस में मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतना काम किया हुआ था, लेकिन वो नहीं दिखा पाया। उनको लगा कि पब्लिक तो जानती है, लेकिन आजकल मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चाहे, क्योंकि वो एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। बीजेपी ने इनको अगर 0 या 1% था, इन्होंने 100% दिखा दिया उसको। कांग्रेस को सब कुछ था लेकिन दिखा नहीं पाया, इस वजह से लोगों को थोड़ा सा भ्रमित किया गया, लोगों को तो थोड़ा सा इस सीट्स के डिफरेंस आया। लेकिन हाँ, ये भी ये बात मानो कि 2019 में जितनी सीटें थी और अभी 24 में जितनी सीटें आई कांग्रेस को, वो एक इंक्रीज ही हुआ है उसमें, इंक्रीमेंट ही हुआ है उसमें। अच्छा, चुनाव लड़ना आसान नहीं होता, लाखों रुपए लगते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? देखो, ये हर आदमी का, खासकर हर यूथ का एक सवाल होगा जो भी इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में आने के लिए, कि पैसा कहाँ से लाएंगे। देखो, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ एक बात बता दूं कि किसी भी पैशन को अगर आप दिल से उसको करना चाहते हो, दिल से आपको कुछ चाहते हो कि मैं इस पे एक्सेल करूं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ वहाँ से हेल्प मिल जाती है किसी न किसी तरीके से। देखो, ना मेरी कोई गवर्नमेंट नौकरी है, ना मेरा कोई अपना प्राइवेट बिजनेस है, ना ही मेरा कोई फिक्स कोई सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन यस, ये है कि पहले मुझे ज़्यादा मुश्किल आ रही थी मतलब पैसा मैनेज करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि जो मेरे दोस्त, चाहे वो मेरे
रिलेटिव्स हों, मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हों, तो हल्का हल्का सा बैकअप कहीं ना कहीं से आ रहा है। कोई बोल रहा है मैं आपको इस ट्रिप के लिए गाड़ी फाइनेंस कर दूंगा, कोई बोल रहा है आपकी गाड़ी में तेल भर दूंगा। तो ऐसे करते करते मेरा मतलब मंथ का पूरा पूरा खर्चा निकल जाता है। और आपको पता है कि हमारी राजनीति वो वाली है जो 24/7 वाली राजनीति है। मैं आपको बोला कि हम हॉस्पिटल्स में हमें रात को 4-4 5-5 बज जाते हैं। लोगों की पेशेंट मतलब जो पेशेंट्स होते हैं, खासकर जो हमारे इलाकों से दूर दराज से आते हैं, उनकी केयर में लग जाते हैं। तो हमारी राजनीति बिल्कुल वो वाली राजनीति है कि लोगों की सर्विस में ही मतलब फुल डेडिकेट रहना। तो ये सब कुछ देख के कहीं ना कहीं से लोग हेल्प कर ही रहे हैं। और खासकर जो हमारे बिल्कुल मतलब नियर एंड डियर्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं। कोई गाड़ी हेल्प कर रहा है कुछ, बाकी सोर्स ऑफ इनकम कोई प्रॉपर नहीं हो रहा। आपको माध्यम से मैसेज देना भी चाहता हूँ सबको, यूथ को, कि अगर आप किसी पैशन को लेके सीरियस हो तो मेहनत करते जाओ, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है। वो डरना नहीं उस चीज़। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, कांग्रेस आपने ज्वाइन की है और अब आपको चुनावी अनुभव भी है। अगले 5 साल अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? और अगर कुछ एजेंडाज की बात की जाए, अगर 3 एजेंडाज आप बता पाएँ जो अपने क्षेत्र में आप चेंज करना चाहते हैं। देखो मैं तो यही मानता हूँ कि आप जहाँ भी होते हो वहाँ जो सीनियर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। और जिस पार्टी में मैं हूँ ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग रहे हैं जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से काम किया जाए, उनके मार्गदर्शन में काम किया जाए। और एज ए युवा शक्ति हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करें, यूनिटी में रहें। तो मुझे लगता है अगर प्रॉपर तरीके से जो सीनियर्स से उनका एक्सपीरियंस अगर वो शेयर करें, उसके बाद जूनियर जो हमारे यहाँ जो छोटे हैं उनका हम एक जो पैशन है वो एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, तो आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है अपने लिए भी, पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। और अगर आप हमारे इलाकों की बात करो, देखो हम हिली बेल्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं। और मैं तो इवन कहूँगा कि जम्मू डिवीजन में अगर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट हिली डिस्ट्रिक्ट्स काउंट होते हैं, क्योंकि हिली एरिया लगता है कहीं ना कहीं। आप चाहे कठुआ की बात करो, वहाँ भी हिली एरिया आता है, बनी बसोली वाला एरिया पूरा हिली बेल्ट है। आप उधमपुर की बात करो, यहाँ काफ़ी ज़्यादा हिली बेल्ट है। जोरी पुंछ की बात करो, आप रियासी की बात करो, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ की बात करो, सिर्फ सांबा और जम्मू को छोड़ के इतनी मतलब पूरी बेल्ट या हिली है। तो हमने जो देखा कि जम्मू डिवीजन में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी तरक्की नहीं हुई है जहाँ होनी चाहिए। तो ये मेरे एजेंडा में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत की जानी चाहिए, क्योंकि नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं। अगर आएंगी भी तो मुझे नहीं लगता कि जो अभी पेस चल रही है उससे एकदम से नौकरियाँ आएंगी। बट इस सेक्टर को अगर आप मजबूत करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये मेरा वन ऑफ द एक मेन मतलब पॉइंट है जिस पर मैं बार बार बात करने की कोशिश करता हूँ, टूरिज्म। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी कंट्री को अच्छे तरीके से बढ़ाना है, अच्छे तरीके से अगर मतलब डेवलपमेंट लानी है, वहाँ हेल्थ को और एजुकेशन को फुल्ली तरीके से फ्री कर देना चाहिए। क्योंकि मैं जिन इलाकों से बिलोंग करता हूँ, हमने देखा है वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बच्चे मेहनत करना चाहते हैं। अगर हमें मतलब एजुकेशन पूरे तरीके से फ्री हो जाए और मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि आपको पता है एक आम आदमी कहाँ फंसता है, आम आदमी फंसता ही मेडिकल फैसिलिटीज़ में मतलब है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाए तो पूरा पैसा वहाँ लग जाता है। तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें मोटी मोटी मैंने अपनी लाइफ में रखी हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और टूरिज्म अगर बढ़ जाए जम्मू कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो बहुत तरक्की हो सकती है जम्मू कश्मीर में। नहीं, टूरिज्म के लिए अब ट्रेन भी चलना शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में जो रास्ते हैं वो भी बहुत नज़दीक हो जाएंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप ना हमेशा अपने एरिया के कुछ जगहों के बारे में आप बात करते हैं कि कनेक्शन के लिए, रोड कनेक्शन के लिए एक सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए कंटिन्यू से 2-3 साल से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, रेस्टोरेंट डोडा, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, हम चाहते हैं एक सराज नेशनल हाईवे बने। सराज नेशनल हाईवे का मतलब है कि अभी जो एग्जिस्टिंग हाईवे है वो दरिया के इस तरफ है। हम चाहते हैं कि दरिया के जो इस तरफ जो पूरी एक पहाड़ी है जिसको लोकल छोटे छोटे लिंक रोड से जोड़ा गया है, उधर एक और अल्टरनेट हाईवे होनी चाहिए। वो हाईवे इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो हाईवे बन जाएगी तो डोडा, रामबन, किश्तवाड़ पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट रूट है वो चंद्रकोट से। अगर हम उसका रोड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे उसका, और साथ ही साथ उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे इलाकों जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के बिल्कुल बैक साइड अनंतनाग लगता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग लगता है, वहाँ देसा कप्पन रोड की हम बार बार डिमांड करते हैं। अगर वो एक देसा कप्पन रोड बन जाए और आगे से फ्रंट से एक हाईवे बन जाए तो कश्मीर डिवीजन में जाने के लिए शॉर्टेस्ट वे हो सकता है। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि देखो क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर हम मतलब हमेशा से ही एक मतलब ऐसा जोन रहा है जहां बार बार पाकिस्तान की इंटरफेरेंस रहती है। अगर ये रोड बन जाएगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा होगा, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा ही होगा। इस हाईवे की हम बार बार डिमांड करते हैं, बार बार मेहनत हम कर रहे हैं इस वाले एंगल से, लेकिन फिर भी हम ऑन एंड होल जो टारगेट हमारा ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि जम्मू रीजन हमेशा कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव में फंसा रहता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए आप के पास
क्या शब्द है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो ये तो दाद देनी पड़ेगी कश्मीर लीडर्स की कि उन्होंने अपने साथ साथ यंगर जनरेशन भी हमेशा तैयार की लीडरशिप में। इसी वजह से क्या कि वहाँ की लीडरशिप इतनी ताकतवर रही है हमेशा से, और काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है कश्मीर डिवीज़न में। हमारे जम्मू डिवीज़न की अगर आप बात करो, गिने चुने कुछ चेहरे हैं जिनको हम लीडर बोल सकते हैं जम्मू डिवीज़न का। इसके अलावा तो कोई खास लीडरशिप जम्मू डिवीज़न में बनी नहीं, और इसी वजह से हमारे इलाकों में डेवलपमेंट भी नहीं हो पाई। जम्मू डिवीज़न में आप देखो कोई भी बड़े लेवल की डेवलपमेंट यहाँ नहीं दिखती। अगर यहाँ कोई कहीं आ भी रहा है जम्मू डिवीज़न में, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। जैसे वैष्णो माता अगर कोई लोग आते हैं, वो कोई यहाँ मतलब कोई घूमने नहीं आते, वो वैष्णो माता दर्शन करने आते हैं। अगर आप कहीं हमारे अगर अगर आप बात करो करजोरी पुंछ वाली साइड की बात करो, बूढ़ा अमरनाथ है वहाँ, अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, हमारे किश्तवाड़ में वहाँ एक ज़ियारत है, और किश्तवाड़ में ही हमारी एक हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो मचेल माता है, मिंदल माता है। मतलब इन इलाकों में अगर कोई थोड़ा बहुत टूरिज्म फ्लो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो डेवलपमेंटल वाला काम होता है वो तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं लीडर्स इतने काबिल नहीं रहे हम मतलब रहे जिनने कोई ऐसी बात की। तो बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी मतलब पीछे कि हम अगर आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने जो छोटा मोटा जो काम था वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया है। जो सपने दिखाए गए थे इन लोगों को कि हम ये होगा वो होगा, IT पार्क, यहाँ नौकरी आएंगी, टूरिज्म सेक्टर बनेगा, कहाँ एक चीज़ बताओ जो यहाँ बनी। कश्मीर लोगों को तो मैं फिर से दाद देना चाहूँगा, वहाँ के लीडर्स को भी दाद देना चाहूँगा। टूरिज्म तभी वहीं जाता था, लोग वहाँ जाते थे, घूमते थे। वहाँ की मतलब इकोनॉमिक सेटअप है, जो पैसे का आने का फ्लो है, पहले भी ठीक ठाक चल रहा था। 2-3 मंथ अगर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस में रहते भी थे, फिर भी टूरिस्ट वहाँ जाना चाहता था। अब क्या हुआ है कि अगर थोड़ी सिचुएशन अब ठीक हुई है, फिर भी टूरिस्ट कहाँ जा रहा है? कश्मीर। इवन कि अब तो आपने जम्मू वालों का कलेजा काट के भी आपने कश्मीर में देने का काम किया है। वो कैसे? अब अगर डायरेक्ट ट्रेन गई श्रीनगर, अच्छी बात है, हम भी वेलकम करते हैं, हम भी जाएंगे उस ट्रेन में, हम भी जाना चाहेंगे। लेकिन आप बताओ अल्टरनेट आपने जम्मू डिवीजन के लिए क्या रखा? अल्टरनेट पीछे आपने क्या बैकअप दी जम्मू वालों को दिया? अब तो जो टूरिस्ट आता था पहले, अब वो डायरेक्ट आफ्टर जम्मू कश्मीर से अगर कोई टूरिस्ट आएगा डायरेक्ट मतलब कटरा में उतरेगा, क्योंकि उसको वैष्णो माता जाना है, वहाँ से बैठेगा डायरेक्ट कश्मीर चला जाएगा। तो जम्मू की जो होटल इंडस्ट्री है, बाकी चीज़ें हैं, जैसे आप कठुआ में देखो, वहाँ बसोली की पेंटिंग वगैरह कितनी मशहूर है, वो कौन देखेगा? कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लगाएंगे? हम जम्मू लगा सकते थे, हम अब क्या हम कश्मीर जाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं श्रीनगर जाना पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों में कौन बात करेगा? तो हमारा जितना भी जो जम्मू डिवीजन का जो एक टूरिज्म था, आपने फिलहाल तो कुछ बनाया नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत था आपने वो भी कटवा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। जैसे अब सेक्रेट की बात करते थे, पहले 6 मंथ सेक्रेट मतलब कश्मीर में होता था, श्रीनगर में होता था, फिर 6 मंथ जम्मू होता था। तो एक फ्लो होता था, दोनों तरफ से इकोनॉमी बैलेंस चल रही होती थी, लोगों को मतलब रोजगार चलता होता था। लोग एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर जम्मू में आते थे सर्दियों में, तो लोगों के जो घर हैं, मकान है, वो किराए पे लग जाते थे। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था। आपने क्या किया? मैं तो जम्मू वालों को बोलता हूँ कि आप अपना आंखें, अपना दिमाग प्रॉपर तरीके से यूज़ करो प्लीज़, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ गलती हो रहा है। कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही है, सिर्फ छीनी जा रही है, हमसे चीज़ आ रही है। कोई अगर देखो काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि जम्मू के अंदर लेक बनेगी, तो लेक ही बनेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि लेक को अटैक करने के लिए आप क्या करोगे? जब भी टूरिज्म को आपको कहीं एक जगह रोकना है, वहाँ बहुत से सराउंडिंग स्पॉट्स होने चाहिए ताकि बंदा वहाँ रुके। मैं हिमाचल की एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जब आप हिमाचल में एंटर करते हैं, हमारे पास दिन कम पड़ जाते हैं, जगहें पूरी नहीं होती घूमने के लिए। अगर आप नॉर्मल सा धर्मशाला आप जाओगे, धर्मशाला से अगर स्टार्टिंग करोगे, इतने ज़्यादा स्पॉट्स हैं, घूमने पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिलीजियस भी हैं, लोगों में टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन वो जगहें मतलब एक छोटा सा पार्ट हम कवर नहीं कर पाते, इतनी चीज़ें। अगर जम्मू में लेट्स सपोज कोई आ भी गया, कहाँ जाएगा वो? कोई एक जगह बता पाओगे? वो कोई नहीं बता पाओगे आप जगह। हमारे अगर मैं अपने इलाकों की बात करूँ, इतनी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई नहीं देखता होता। कोई एक स्पॉट हमारे पास नहीं है प्रॉपर तरीके से। एक हमने काफ़ी टाइम से एक डिमांड कर रहे थे हम, मतलब जो हमारे ऑनरेबल MP साहब हैं, उन तक को हमने ये चीज़ बोली थी कि हमारे यहाँ अब मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बना है बगलियाड़ में, डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जब से वो बना है, पीछे पानी रुक गया है, उसको मतलब आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। वहाँ को टूरिज्म एक्टिविटी स्टार्ट करो कि कम से कम जम्मू के लोग, अगर कोई पत्नीटॉप जाता है, अगर मान लो सुबह पत्नीटॉप जाता है, वहाँ घूम घाम के शाम के टाइम एटलीस्ट वो इधर जाए। कहाँ? उस लेक में किस्तियाँ लगी होंगी। जैसे देखो अगर डल में अगर शिकारे लग सकते हैं तो शिकारे वहाँ भी लग सकते हैं, किस्से लग सकती हैं, छोटे मोटे हाउस बोट लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि वैसे सोच ही डेवलपमेंट नहीं, मतलब डेवलप नहीं इनके माइंड्स में। तो इसकी वजह से भी मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू डिवीजन की लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और जो इन लोगों को, जो जम्मू डिवीजन को खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि लीडरशिप में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को माइंड सेटअप भी करना ज़रूरी है। धर्म का चश्मा बना के रख लिया है इन्होंने जम्मू डिवीजन के लोगों को, जिसकी वजह से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमने कुछ डेवलपमेंट की भी बात करनी है। बचपन से लेकर अभी तक आई एम श्योर आपने बहुत सारी चेंजेस देखी होंगी, है ना? समाज बदला, चीज़ें बदली, महंगाई ज़्यादा हो गई। लेकिन एक सवाल मेरा ये आता है कि आप किससे इंस्पायर करते हैं? अगर किसी लीडर की बात की जाए जिसे आपने बचपन से सराहा हो, देखा हो, जिससे इंस्पायर हुए हो, मोटिवेट हुए हो, अगर कोई नाम लेना चाहें आप।
देखो, मेरी लाइफ में 2-3 लोग हैं जिनको मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। मैं इंदिरा गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक करता हूँ, क्योंकि उनकी जो एक काम करने का तरीका था, आप इमेजिन करो, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि पहले पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब 1947 में, तब हमें वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही, ओपन सपोर्ट नहीं कर रही थी, इंक्लूडिंग अमेरिका ऑल्सो। आप सोचो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुई, ओपन वहाँ अमेरिका हमारे अगेंस्ट चल रहा था, बिल्कुल हमारे फेवर में बात नहीं कर रहा था। इवन कि अमेरिकन फोर्सेस हमारे दरवाजे पे खड़ी हो गई थी आके हमें मतलब अटैक करने के लिए। लेकिन वो एक आयरन लेडी ऐसी थी जिसने पूरा वर्ल्ड का प्रेशर साइड पर रखा, जो करना था वो किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और आज जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का मतलब एक पार्ट था एक टाइम में। तो इसका मतलब कितनी मतलब एक सोच थी जब पूरा वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट था, तो तब मतलब उनने स्टैंड रखा। इस वजह से मेरी वो एक मतलब फेवरेट लीडर हैं। और दूसरे मेरे अभी अगर आप प्रेसिडेंट में देखो तो रशिया के प्रेसिडेंट, वो भी मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि जो करना है वो करना है, वो डरते नहीं किसी को। मगर अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि बातों से काम नहीं बनता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। इमेजिन करो, जिस टाइम पूरा वर्ल्ड हमारे अगेंस्ट था, हमने तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर आज आप बोल रहे थे कि कुछ कंट्रीज हमारे सपोर्ट में हैं, आप इमेजिन करो इस कन्फ्लिक्ट के टाइम पाकिस्तान की सपोर्ट में कौन आया? तुर्की ओपन आया, ड्रोन्स भेजता रहा वो। अज़रबैजान, चाइना, छोटे छोटे कंट्री जैसे बांग्लादेश, ये पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। सोचो कितने वर्ल्ड नेशन कितने खतरनाक हैं, मतलब किसके पाकिस्तान के। और हमारे सपोर्ट में कौन आया? हमने तो अपना वो सबसे अच्छा दोस्त भी गवा दिया, रशिया, जो हमेशा हमारी सपोर्ट में बात करता था। मतलब सोचो कि अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या वर्ल्ड रिलेशन बना के रखे हैं। आप सोचो, रशिया जैसी कंट्री जो हमेशा हमारा स्टैंड लेती रही, वो चाहे 1971 की बात करो, 1999 की बात करो, कारगिल वार की बात करो, हमेशा इन लोग मतलब इन कंट्री ने सपोर्ट किया। आज ऐसा हो गया है कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अमेरिका को के पीछे पीछे इतना चले, आज वही अमेरिका हमारे अगेंस्ट कहीं ना कहीं खड़ा है। मतलब अब लड़ाई के टाइम आप देखो कि मतलब वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया। अभी रिसेंटली आप देखो कि पाकिस्तान का जो जनरल था, उसको भी ट्रम्प साहब ने उसको डिनर पे बुलाया। इसका मतलब ये है कि हमारे फॉरेन रिलेशंस कितने ख़राब है। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस हैं क्यों हम इंदिरा गांधी जी को अपना लीडर मानते हैं, क्यों उन्होंने टफ सिचुएशंस में इंडिया को उस मुकाम पे लेके गए जहां मतलब पहुंचना बहुत मुश्किल था उस टाइम। तो मुझे लगता है ये रीज़न है, और ये लोगों को पढ़ना भी चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। दोस्ती और राजनीति क्या एक साथ चल सकती है? हाँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल सकते हैं अगर इनको एक बैलेंस तरीके से चलाया जाए। लेकिन उसमें तो जो बेवकूफ़ है वो जनता बन जाती है फिर। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो खासकर पॉलिटिशियन जिनकी सोच ठीक नहीं है, वही लोग कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं पब्लिक के बीच में, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज़ नहीं है, और ये लोगों को दूर रखते हैं पॉलिटिक्स से, ताकि वो खुद अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बरकरार रखें और पब्लिक को दूर रखें इन चीज़ों से। और यही चीज़ें के रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि लोगों को लगता है कि राजनीति और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकती। बट ऐसा नहीं है, राजनीति और दोस्ती एक साथ चल सकती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, एक दूसरे की सेंटिमेंट्स को हटाकर ना किया जाए। अच्छा, आपके नज़रिए में राजनीति क्या है? मेरे नज़रिए में राजनीति एक ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर तरीके से की जाए तो देश को काफ़ी बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। और तरक्की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। अच्छा, अगले 5 साल आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, जनता के बीच में या पार्टी के बीच में? देखो, हम तो यही चाहते हैं कि पार्टी के बीच में भी हम अपने आप को अच्छी पोजीशन पे देखें, एज वेल एज लोगों के बीच में भी एक ऐसी इमेज जाए कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा होता है कि हमें बड़ों की गाइडेंस के अंदर ही काम करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो अगर हम उनकी गाइडेंस के अंदर चलेंगे, उनके मार्गदर्शन के अंदर चलेंगे, तो मुझे लगता है पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे चलना है, क्योंकि संगठन से जुड़ के काम करना एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और पब्लिक के बीच में रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो यही चाहेंगे संगठन और पब्लिक के साथ मिलके ही आगे चला जाए, तो ज़्यादा लंबी अच्छी तरीके की जर्नी को प्रॉपर तरीके से चला जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपकी अभी फ़िलहाल जो जर्नी शुरू हुई है उसके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। स्वर्णवीर सिंह जराल का सफर इंस्पायरिंग है, लेकिन हर इंस्पिरेशन को दिशा देने के लिए जवाबदेही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि युवाओं को राजनीति में और दमदारी से आना चाहिए, तो ऐसे सवाल पूछना भी जरूरी है। सुनते रहिए सनलाइन टॉक्स, जहां सवाल आसान नहीं होते लेकिन जरूरी होते हैं। मैं हूं रूही सिंह, मिलते हैं अगले एपिसोड में।